पति गहरी नींद में सो रहा था। बीवी जागती है, किचन में जाती है और गैस के ऊपर पानी गर्म करती है और तब तक गर्म करती है कि जब तक पानी खौल ना जाए। फिर इस खौलते पानी के अंदर लाल मिर्च पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है। फिर कपड़े की मदद से उसे बेडरूम तक लाकर बीवी अपने पति के ऊपर उसे उड़ेल देती है और फौरन ही वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो अपने पति के फोन को चुरा लेती है, पर्स को चुरा लेती है और सारे खिड़की दरवाजों को वो बंद कर देती है। मकसद साफ था कि पति की जो आवाज है वो बाहर तक ना जाए। पति किसी को फोन मिलाना चाहे तो किसी को फोन भी ना मिला सके, क्योंकि उसने उसका फोन चुरा लिया है, घर को बंद भी कर दिया है। और ये जो वक्त था ये देर रात का वक्त था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक पहुंच ही नहीं रही थी। फिर उसकी किस्मत खुलती है और मकान मालिक तक उसकी आवाज जाती है। मकान मालिक आके दरवाजा खोलता है, देखता है सूरज सैनी जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। फिर उसकी यही तस्वीर, जिस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी तस्वीर को पूरी दुनिया को दिखाकर बताया जाता है कि एक बीवी कितनी जल्लाद हो सकती है, उसने किस तरीके से अपने पति को मारने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि बीवी जो है वो अब भी नदारद है, उसे दिल्ली पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वही दिल्ली पुलिस जो दमखम करती है कि हम स्मार्ट पुलिस हैं, हमारी नजरों से कोई बच नहीं सकता, लेकिन उनकी नजरों की से, उनके नाक के नीचे से एक औरत कई महीनों से गायब है। यहां तक कि वो औरत कोर्ट में जाकर ये कहती है कि मुझे जमानत दे दी जाए, मेरे पति ने मुझ पर जुल्म किया है, मैंने बचाव में सारे काम किए हैं। लेकिन जज साहब के सामने जब ये सारी चीजें जाती हैं, जज साहब कहते हैं कोई जमानत नहीं मिलेगा। और बकायदा हमारे पास वो कोर्ट के ऑर्डर है, जिसे हम कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, जिसमें कहा गया है कि इस महिला को या कहें ज्योति को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस बीवी को फौरन गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि इस बीवी ने पिछले 9 साल के अंदर 6 से ज्यादा शादी की हैं। कई पतियों को तो झूठे रेप केस और मारपीट केस में फंसाकर मोटे पैसे ऐड कर गायब हो गई है और इसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस शख्स ने, सूरज सैनी ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर आप हिम्मत रखेंगे तो ये जो बीवी है, ये जो जल्लाद है, ये पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। तो आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर एक शैतानी बीवी के बारे में बताएंगे, जिसने किस तरीके से एक साथ 6 से 7 मर्दों की जिंदगी तबाह कर दी है। और यहां तक कि उसने मर्दों के साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चों का और यहां तक कि दूध मुहे बच्चों को भी वो छोड़कर भाग जाती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पैसे जो ऐंठने थे, उसका मकसद या कहें मिशन पूरा हो चुका था। दिल्ली पुलिस को बेवकूफ बना चुकी थी, कोई उसे पकड़ नहीं सकता और इसलिए वो अब तक भाग रही है। तो आपने पति की तस्वीर देखी जो प्रताड़ित है, लेकिन ऐसे में उस पत्नी की तस्वीर देखनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पति की, क्योंकि यही वो औरत है जिसने उन मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद की है। कम से कम 6 शादियां की हैं, मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद की, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में इस महिला का चेहरा देख लीजिए, पहचान लीजिए और सतर्क हो जाइए, क्योंकि कल को ये आपके घर की डोरबेल भी बजा सकती है। नाम है ज्योति। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये महिला जो है, इसने कैसे कैसे मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद की। अब अगर हम टोटल आकलन करें तो 9 साल में इसने 6 शादियां कर लिया। अब अगर मैं आपको साल बताऊंगी तो आप ये देखिए, हर 2 साल में ये अपना पति बदल रही है। आमतौर पर लोग कपड़े बदलते हैं, अपना सामान, फर्नीचर सब बदल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसकी हैबिट है, जिस तरह से पतियों को बदल रही है, वो देखेंगे तो अगर अभी तक इसकी पोल नहीं खुली होती तो ये 6 नहीं 12 हो सकते थे यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है 2016 से। सनी नाम के एक आदमी से ज्योति शादी करती है और फिर 2016 में ही, मतलब एक पति होता है इसका सनी, दूसरी शादी कर लेती है कपिल नाम के शख्स से। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने पुरुषों की तस्वीरों को छुपा रखा है क्योंकि वो ज़रूरी भी है, लेकिन इस महिला का चेहरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब 2016 में 2 शादियां करती है, फिर आता है साल 2018, मतलब पूरे तरीके से 2 साल बीतते भी नहीं हैं। 2018 लगता ही है कि हरपाल उर्फ मोनू नाम के एक लड़के से शादी करती है, तीसरी। चौथी शादी करती है 2020 में, नाम है गौरव। फिर शादी करती है 2021 में, पति का नाम है अमोल, और इसी पति से इससे एक बेटी भी होती है, जिसकी वजह से
पूरा जो भांडा है इसका फूटता है और पूरा माजरा खुलता है। वो कैसे, वो आगे बताएंगे आपको। फिर सबसे आखिरी छठी शादी करती है सूरज से, और सूरज वही शख्स है जिसे इसने इतना प्रताड़ित किया, जिसे जिंदा जलाने की कोशिश की, उसकी हत्या करने की कोशिश की, और इसकी एवज में, इसके चक्कर में जो इसका पूरा भंडा है, जो इसकी पूरी कहानी है, वो सामने निकल कर आ पाई। दरअसल जो सूरज सैनी हैं, इनसे हमने बातचीत भी की थी, हमने पता लगाने की कोशिश भी की थी। उस समय वो सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिटेल देने की जो चीज़ें होती हैं उसमें वो नहीं थे, वो उस वक्त इस चीज़ों से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें लग चुकी हैं, कोर्ट के वो ऑर्डर्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ज़रिए आप इस केस को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये औरत कैसे कैसे दिल्ली में लड़कों को बेवकूफ़ बना रही है, उनके परिवार को बर्बाद कर रही है। अब इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी, दरअसल जो सूरज ने बताई है। शुरुआत करते हैं इनकी मुलाकात कैसे होती है। तो सूरज बताते हैं कि वो औचंदी पे रहते हैं बवाना में, और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका भाई भी है, उनकी माँ भी है, उनके चाचा के लड़के भी हैं, ताऊ भी हैं। इस तरीके से उनका एक अच्छा खासा परिवार है, एक घर भी है। अब होता दरअसल ये है कि वहाँ पर माता का जागरण होता है। कई बार जो कॉलोनियाँ होती हैं वो खुद से ही आयोजन करती हैं ऐसे में, तो उनकी मुलाकात हो जाती है ज्योति से। ज्योति से वहीं पर जागरण के में इनकी मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन उस समय कोई ऐसी मुलाकात नहीं होती जिसे याद रखा जाए। अब एक दिन जागरण पर मुलाकात हुई, उसके बाद फिर से एक दिन मुलाकात होती है। ऐसे तमाम तरीके के जो कीर्तन जागरण होते हैं उसमें लोग मिला करते थे। तो 1-2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, ऐसे करते करते एक शख्स कॉमन हो गया जो आपको हर जगह मिल रहा है। अब ऐसे सूरज ने देखा कि एक लड़की है, वो इससे बात करने की कोशिश भी कर रही है। ज्योति ने सूरज से बात करने की कोशिश की, उससे पूछताछ की कि तुम कहाँ रहते हो, तुम दिखते अच्छे हो, बहुत इस तरीके से कुछ बातें की गई। अब सूरज को जो ज्योति है वो पसंद आ गई, लेकिन दोनों में सिर्फ एक तरीके से लाइक था, पर बात आगे नहीं बढ़ी। अब होता दरअसल ये है कि ज्योति तो जानती थी कि उसे खेल क्या खेलना है, और इसीलिए वो बार बार सूरज को अप्रोच कर रही थी। वो कई बार अपनी सहेलियों के साथ जब घूमने जाती, और ऐसा ही मामला हुआ 30 दिसंबर 2023 को, वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही थी, और तब वो सूरज से पूछती है कि क्या तुम चलोगे, हम अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं और चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो, बाबा के दर्शन हो जाएंगे। इस पर सूरज बोलता है कि ठीक है, मैं चल पड़ता हूँ। लेकिन फिर कुछ बात नहीं बनती, तो ऐसे में वो अपनी सहेलियों के साथ जाती है। अब इन दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है, अब फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। फ़ोन पर बातें करते करते ज्योति जो थी वो सारी टेक्निक जानती थी, उसे पता था किस तरीके से मुझे सूरज को अपने पाले में करना है, किस तरीके से बात करके उसे सेट करना है। माफ़ करिएगा, वर्ड बहुत गलत है, लेकिन ज्योति जो अपने दिमाग में सोच रही थी वो यही वर्ड लेकर चल रही थी कि मुझे इस लड़के को इस तरह से अपने चंगुल में कर लेना है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ भी चला जाए और हर ऐसे कदम उठा ले जो मैं चाहूँ, और ज्योति ने किया भी यही। अब 2023 के अंत तक आते आते इनके बीच में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। इन्हें लगने लग गया था कि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सूरज को लगा कि उसे एक अच्छी हमसफ़र मिल गई है, लेकिन वो शादी अभी नहीं करना चाहता था। सूरज जो था वो पहले अपने परिवार को बताना चाहता था, उसके बाद वो ज्योति से शादी करना चाहता था। लेकिन ज्योति बार बार उस पर दबाव बना रही थी शादी का। पहले तो सूरज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब पूरी कहानी खुलती है तब सूरज इस बात को समझ पाया कि वो दबाव क्यों बना रही थी। दरअसल जो ज्योति है उसके पहले कई सारे पति रहे, तो वो डर भी रही थी कि उसकी पोल ना खुल जाए। वो शादी भी करना चाहती थी, पैसे भी ऐंठना चाहती थी, सूरज को फंसाना भी चाहती थी, और इसीलिए उसने दबाव बनाया। अब सूरज के परिवार वालों को जब उसने बताया तो वो मान नहीं रहे थे। सूरज को लगा कि अब मैं शादी ऐसे तो नहीं कर सकता, लेकिन ज्योति ने बोला कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। ना सिर्फ तुम्हें फंसाऊंगी, बल्कि तुम्हारी माँ को फंसाऊंगी, तुम्हारे चाचा को फंसाऊंगी, तुम्हारे भाई को फंसाऊंगी, तुम्हारे पूरे खानदान को फंसा दूंगी, और तुम देखते रह जाओ, सालों साल कोर्ट के चक्कर काटोगे, कोर्ट सिर्फ मेरी सुनेगा। ये सब सारी बातें जब ज्योति ने कही तो सूरज डर जाता है, और सूरज फिर उसके साथ आर्य समाज मंदिर में शादी करता है। आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये उनकी शादी का ही सर्टिफिकेट है। शादी हो जाने के बाद सूरज अपनी माँ को समझाता है, माँ मान जाती है क्योंकि अब बेटे ने शादी कर ली है, परिवार मान जाता है। अब ज्योति आकर उन्हीं के घर रहने लगती है, लेकिन दिन ब दिन चीज़ें बहुत बद से बदतर हो जाती हैं। ज्योति जो है वो टॉर्चर किया करती है, उसकी माँ के साथ बदतमीज़ी करती है, और ये सब चीज़ें देखकर जो सूरज है उसे लगा कि भले माँ ने बहू को एक्सेप्ट कर लिया, बट परिवार ठीक से नहीं चल रहा, दोनों परिवारों में कलह है, तो इससे अच्छा हम कहीं अलग रह लेते हैं। अब सूरज और ज्योति जो है वो नांगलोई आ जाते हैं, और यहाँ पर जो ज्योति की माँ थी सरिता, वो रहा करती थी, मतलब ज्योति की फैमिली यहाँ रहती थी, और वो बगल में ही एक घर किराए पर ले लेते हैं और यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्सर सूरज ने चीज़ें बताई जो कोर्ट के ऑर्डर में भी हैं, जो पूरी डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी लिखी हैं। सूरज के मुताबिक ज्योति लगातार उसे टॉर्चर करती थी, प्रताड़ित करती थी, आए दिन मारपीट होती थी, यहाँ तक कि जो
सूरज की सास है, मतलब ज्योति की जो माँ है, वो भी उन्हें गालियां देती, उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करती, अपने घर में तमाम तरीके के सामान खरीदवाने की कोशिश करती। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। और एक रोज़ यानी 1 जनवरी 2025 को एक ऐसा वाक़या होता है जो बेहद हैरान करने वाला होता है। और जैसा दीपक ने शुरुआत में कहा कि हम एक डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, लगाएंगे कमेंट बॉक्स में, आप उसे पढ़िएगा, उसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन है। उसमें होता दरअसल ये है कि 1 जनवरी को इनके बीच में इतनी बुरी तरह से लड़ाई होती है कि जो सूरज है वो सो रहा होता है और ज्योति पानी को खौलाती है, गैस पर गर्म करती है, तब तक गर्म करती है जब तक वो खौलने ना लगे। फिर उसमें मिर्ची पाउडर, नमक डालती है और फिर सूरज के ऊपर जाकर उड़ेल देती है। और उस वक्त उसी बिस्तर पर बगल में ज्योति और सूरज की 7 महीने की बच्ची भी सो रही थी। ज्योति ने ये तक नहीं सोचा कि एक छोटी बेटी भी वहाँ सो रही है। और जैसे कि आपको दीपक ने बताया कि सारे दरवाजे बंद करती है, कमरे बंद करती है, फ़ोन लेकर भाग जाती है। ज्योति का मकसद ये था कि तड़प तड़प कर मेरा पति यहीं पर मर जाएगा, मैं भाग जाती हूँ, अगली शादी करने को अब मैं तैयार हूँ। लेकिन होता कुछ उल्टा है। दरअसल जो सूरज है वो डर से इतना कराता है, इतना ज़्यादा वो हलचल करता है कि जो मकान मालिक थे वो सुनते हैं, वो जाते हैं, देखते हैं बाहर से दरवाज़ा बंद है, वो उस दरवाजे को किस तरीके से खोलते हैं, सूरज को हॉस्पिटल ले जाते हैं और तब जाके जो सूरज है वो पुलिस को पूरी चीज़ें बताता है और कहानी निकल कर सामने आती है। अब इस मामले में जब सूरज से एक-एक करके पूछा गया कि आपको कैसे डाउट हुआ, आप ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं अपनी पत्नी पर कि उसने 7 शादी की या 6 मर्दों को फंसाया, ये सब कैसे आया? तो सूरज बताता है कि उसने एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए हैं। और उसे शक कब हुआ, तो दरअसल होता यह है कि जब इनकी शादी हो जाती है और जब ये लोग नांगलोई में आके रहने लगते हैं, तो सूरज की जो सास है, मतलब सरिता देवी हैं, वो एक करीब करीब 4-5 साल की एक बच्ची को लेकर घर आ जाती हैं। और जब सूरज उसे देखता है, बोलता है ये बच्ची कौन है, तब ज्योति कहती है कि ये मेरी बेटी है, अमोल की, मेरा जो पहले हस्बैंड थे अमोल तुमसे पहले, उसकी बेटी है मेरे साथ। अब जैसे ही सूरज ये चीज़ देखता है, वो उसे लगता है मजाक कर रही है ज्योति, लेकिन वो फिर से पूछता है। तब ज्योति बोलती है मैं सीरियस हूँ, अमोल मेरे पहले पति थे, उनसे मेरी शादी हुई थी और ये उन्हीं की बेटी है और ये अभी हमारे साथ रहेगी। अब इस बात पर सूरज जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, वो वहाँ से वृंदावन चला जाता है। अब जैसे ही सूरज वृंदावन जाता है, ज्योति फिर उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें घर आ जाओ, मैं जैसा ऑर्डर दे रही हूँ वैसा फॉलो करो, फटाफट घर आओ वरना मैं तुम पर अभी रेप का केस लगाने जा रही हूँ। इस पर जो सूरज है वो डर जाता है, लेकिन उसे लगता है कि ज्योति ऐसा कदम नहीं उठाएगी और वो नहीं लौटता। और ज्योति ऐसा बिल्कुल उसके जो जितना वो सूरज सोच रहा था उसके उल्टा निकलती है। वो इतनी शातिर होती है कि फ़ोन करने से पहले ही वो थाने चली जाती है और वहाँ पर रिपोर्ट लिखा कर आ जाती है कि जो पति हैं, जो सूरज हैं, वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरा उत्पीड़न करते हैं, टॉर्चर करते हैं और यहाँ तक कि मुझसे पैसों की डिमांड भी करते हैं। ये सारे आरोप लगा देती है। पुलिस कॉल भी करती है जब सूरज को, तब उसे पता लगता है, वो वापस आता है, तब जाकर वो पुलिस में सारी चीज़ें बताता है कि दरअसल ऐसा ऐसा मामला था। केस वहाँ पर रफा दफा होता है, लेकिन आए दिन जो ज्योति है वो इस तरीके से धमकियाँ दिया करती थी। अब सूरज को लगा कि इस मेरी पत्नी में कुछ ना कुछ झोल तो है ही, इसने मुझे मेरे घर से अलग कर दिया, मेरे पैसे से ये अपनी शॉपिंग सब कुछ करती रहती है, इसका एक पति भी है, बेटी भी है। और तो और यहाँ पर सूरज ने एक बात और बताई। उसने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी और जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट आती है, तो दरअसल मुझे ज्योति के साथ रहे हुए, संबंध बनाए हुए 3 महीने हुए, लेकिन जो रिपोर्ट है वो 6 महीने की प्रेगनेंसी आती है। और इस पर ज्योति ने कहा था कि वो झूठ है और वो दोबारा जांच कराएगी, लेकिन मैंने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ सूरज ने ये भी बताया कि डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने निकाले, जितनी भी चीज़ें निकाली, वो ज्योति की ड्राइव चेक की, उन्होंने ज्योति का फ़ोन चेक किया। और तो और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन्हें शक हुआ जब एक बच्ची घर पर आई किसी दूसरे आदमी की। और तो और ज्योति हर 15 दिन, हर 20 दिन या महीने पर सिम बदलती थी और वो कई लोगों से बातचीत करती थी, मेरे पर ध्यान नहीं देती, बच्ची पर ध्यान नहीं देती। जब उसका ऐसा रवैया हुआ तो मुझे डाउट होना शुरू हुआ और मैंने फिर कई तरीके की चीज़ें निकाली, जिसमें मुझे, आप जो अभी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिखी। और मुझे पता लगा कि इसने तो मेरे जैसे ना जाने कितने लड़कों को फंसा रखा है, कितने लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है और कितनी ज़्यादा मतलब लालची औरत है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, मुझ पर गर्म पानी डाल के चली गई। इसने ये तक नहीं सोचा कि बेटी बगल में सो रही है। और तब जाकर मेरी आंखें खुली और मुझे समझ में आया कि ज्योति किसी की बीवी बनने के लिए नहीं आती, किसी की माँ बनने के लिए नहीं आती, वो तो सिर्फ लोगों को बर्बाद करने आती है और यही उसका मकसद है और इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रही है। और ऐसे इस तरीके से एक एक डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर करके सूरज ने पूरी एक फ़ाइल बनाई और उस फाइल में उसने सारी चीज़ें इकट्ठा की। और तो और ज्योति ने जो है ना सिर्फ सूरज को बदनाम किया, बल्कि उसके चाचा पर, उसकी माँ पर, उसके भाई पर तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाए। ये लगाए कि ये लोग मुझसे एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाई। यहाँ तक कि जो ज्योति की माँ है, उनका भी ये कहना है कि
मतलब उनके लिए भी ये कहना है सूरज का कि ज्योति की माँ भी लगातार टॉर्चर करती थी और वो बोलती थी कि तू क्या करेगा, तू हमारा क्या कर लेगा। ये उनकी लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज में उन्होंने सूरज से बात की कि तू हमें पुलिस की धमकी देता है, अरे मेरी छोटी बेटी और मैं मर्डर केस में जा चुके हैं, हम तो तुझे बदनाम करके छोड़ेंगे। इस तरीके की चीज़ें भी सूरज के साथ हुई हैं और सूरज जब इनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त आ गया तब उसने ज्योति से सवाल जवाब करने शुरू किए और तभी ये पूरा वाक़या हुआ कि खौलता पानी सूरज पर डाल दिया गया इस मकसद से कि वो मर जाए। लेकिन जो ज्योति है बड़ी ही चालाकी से वो फरार है। दिल्ली पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। यहाँ तक कि ज्योति जो है वो अपना नया जो शिकार है उसे तलाश कर रही होगी। हो सकता है अभी तक उसने किसी को ढूंढ भी लिया हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो तैयारी भी कर ली हो, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वो अब तक ज्योति को पकड़ नहीं पाए। और आप इस पूरे केस में जब जो हम कोर्ट ऑर्डर नीचे लगाएंगे उसमें जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ लग रही है कि किसी पे खौलता पानी डाला गया। लेकिन जो जज साहिबा हैं उन्होंने भी इस केस में पूरा ये कहा कि जिनको अगर ये आम केस लग रहा है, अगर कोई चाहता है वो महिला है उसको मैं ज़मानत दे दूँ, वो टॉर्चर में थी, उसका पति उसे प्रताड़ित करा था, तो ज़रा इस केस को रिवर्स करिए और ये सोचिए कि अगर कोई पुरुष होता और उसने खौलता पानी उस महिला पर डाल दिया होता, अपनी पत्नी पर, और बगल में उसकी 6 महीने की बच्ची सो रही होती या लेटी होती, तब सोचिए कितना आक्रोश होता, कैंडल मार्च निकल जाते, अनशन हो जाते, आंदोलन हो जाते और तो और उस आदमी के लिए फांसी की मांग तक उठ जाती। तो ऐसे में जमानत कहां से दे दी जाए उस महिला को। और दिल्ली पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब तक वो महिला फरार कैसे है। वो कोई इतनी बड़ी मास्टरमाइंड अपराधी नहीं है, कोई सीरियल किलर नहीं है जो आप उसे पकड़ नहीं पा रहे। दिल्ली पुलिस आखिर अब तक कैसे उस औरत को ढूंढ नहीं पाई। अब आगे आप सुनिए कि किस तरीके से जो सूरज है उसने कैसे कैसे एक एक तरीके से अब सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और क्या क्या उसने सबूत जुटाए, क्या क्या उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जिसका पूरा कैलकुलेशन कर कर, जिसको पूरा डॉक्यूमेंटाइज कर कर हम एक पूरी डिटेल निकल सकते हैं और पता चल सकता है कि जो ज्योति है वो कितनी शातिर औरत है। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने कहा कि अगर जो जज साहिबा ने कहा कि जो अगर किसी महिला पर कोई पुरुष पानी डाल देता तो वो भी खौलता पानी डाल देता तो उस पर क्या केस या क्या धाराएं लगती हैं, आप हम सबको पता है। हत्या की धाराएं लग जाती हैं, गैर इरादतन हत्या की धाराएं लग जाती हैं, चोट पहुंचाने की, डोमेस्टिक वायलेंस की तमाम तरीक़ों की धाराएं मर्द पर लग जाती। लेकिन यहाँ पर तो मर्द पत्थर है, पत्थर पे आप गर्म पानी डाल दीजिए, एसिड डाल दीजिए, कहाँ कुछ होने वाला मर्दों को। लेकिन खैर, क्योंकि जो ज्योति है उसे पता था कि सिस्टम उसके साथ ही चलेगा और सिस्टम उसके हक में काम करेगा, सिस्टम उसके लिए काम करेगा। यहाँ पर जो पति, जो मर्द है, जो खुद सूरज सैनी जो हैं, उन्हें लगा कि मुझे अपनी जंग खुद लड़नी है और इस खुद जंग लड़ने के लिए खातिर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जंग को जीतूं कैसे। लड़ना एक चीज़ होती है, जीतना अलग चीज़ होती है। उन्होंने सिस्टम से लड़ा, उन्होंने खुद अपनी बीवी से लड़ाई लड़ी, लेकिन इसलिए स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने छानबीन शुरू की अपनी बीवी के फ़ोन से, अपनी बीवी के डिजिटल प्रिंट्स निकाले। अब डिजिटल प्रिंट्स जो मैं इंग्लिश में शब्द कह रहा हूँ आपको लगेगा कि मैं कैसी हाई फाई चीज़ें कह रहा हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। होता क्या है, देखिए, जिस लड़की की पास्ट है, पिछले 9 सालों में अगर 6 शादियाँ कर रही हैं, शादी करने की चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट होता है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब जिस तरीके से वर्णिता ने आपको एक सर्टिफिकेट दिखाया शादी का शुरुआत में, उसमें अगर आपने गौर किया हो, जो लड़की की उम्र है वो 1991 लिखी गई है, लड़के की उम्र लिखी गई है 1999 में उनका जन्म होता है। मतलब जो सूरज है वो इस वक्त, जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 26 साल का होगा। खुद उसकी जो बीवी है उससे कितनी साल बड़ी है, 8 साल बड़ी है, मतलब उसकी उम्र 34 साल है। मतलब 26 साल के लड़के ने 34 साल की महिला से शादी की। पता लगता है कि उसकी पहले भी कई शादियां हो चुकी हैं, पहली चीज़। अब यहाँ पर जब उसे ये सारी चीज़ें लगा कि प्यार में कौन उम्र देखता है, प्यार तो अंधा होता है, प्यार तो हो जाता है, लेकिन जब प्यार हो जाता है तो उस प्यार की तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन करना भी सूरज के लिए उतना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो इसकी पीछे की जो ज़िंदगी है, जो पिछली ज़िंदगी है, बिल्कुल पाक साफ नज़र आ रही थी डिजिटली। मतलब जो फेसबुक अकाउंट देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लड़की इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की के फ़ोन पर जब ताका जाकी की गई सूरज के द्वारा, तो पता लगा कि उसने गूगल ड्राइव में कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नाम के साथ सेव कर रखा है या कहीं छुपा कर रखा हुआ है। अब बारी थी इस एक एक डॉक्यूमेंट को निकालने की, इस एक एक फोटोग्राफ को देखने की, समझने की, क्योंकि जिस तरीके से जब उससे ये कहा गया कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं बाहर जाके रेप का केस दर्ज कर दूंगी। जब उसे
एंडोस्कोपी होती है, तमाम जो चीज़ें होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें पता लगता है कि ये जो बेबी है ये तो 3-4 महीने पहले का है। उसने पूछा मैं तो उनसे 1.5 महीने पहले मिला और तुम्हारे बच्चा 3-4 महीने ये किसी और का हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि देखो मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे ही शादी करनी है और ये बच्चा तुम्हारा ही है। अब उससे सच्चाई पता थी लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद ये लोग जानबूझकर एक आर्य समाज में जाके शादी कर लेते हैं, लेकिन जो ये अपने घर वालों को नहीं बताता है। जो लड़का है सूरज अपने घर वालों को नहीं बताता है, लेकिन लड़की की घर वालों को हर एक चीज़ मालूम थी। अब जब सूरज है उसे लगा कि मैं अपने परिवार से कब तक झूठ छुपाऊं, क्योंकि मैं अगर अपने परिवार से झूठ छुपाऊंगा तो उसे खुद को घुटन हो रही थी। लेकिन देर सवेर उसने अपने परिवार वालों को बताया। परिवार वाले पहले तो ना कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें सारी चीज़ें पता लगी कि लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है, लड़की के साथ उसका संबंध बन चुका है, कई दिनों से रिलेशन में, कई महीनों से रिलेशन में, तो घर वाले हामी भर देते हैं। अब सोचिए लड़की और लड़की के घर वालों ने किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके सूरज को जो ब्रेन था ब्रेन वॉश कर उसके घर में दाखिल हो गई। अब अचानक से एक दिन सास, जो सूरज की सास है, बच्चा लेकर आती है। तब उसे लगता है कि पहले तो झोल उसे लग ही रहा था, अब ये वाला जो झोल है, जो दूसरा बच्चा भी है, किसी और पति का है। मतलब जो उसके पेट में जो बच्चा था वो भी किसी और का, जो बड़ा बच्चा, जो बड़ी बच्ची है वो भी किसी और की बच्ची है। अब यहाँ पर सूरज को लगा कि दाल में बहुत काला है, इसे साफ करने की जरूरत है। इसके बाद उसके फोन को खंगाला गया। पता क्या लगा, सूरज को पता लगा कि 2016 में सी अब तक लगभग 5 शादी कर चुकी है। छठवा जो दूल्हा है वो खुद है। और यहाँ तक कि शादी से पहले उसकी गूगल हिस्ट्री, मतलब वो क्या चीज़ें सर्च करती है, कहाँ पर उसने सारी चीज़ें रखी हैं, तलाक की डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ पर अब सूरज का एक्सेस आ चुका था। इधर वो घर वालों से झगड़ा करती, धमकाती, डराती। उसे लगता कि जो सूरज है ये इसे कहाँ ही गूगल सर्च करना आएगा, कहाँ ही गूगल ड्राइव करना आएगा। लेकिन सूरज चुपचाप अपनी बीवी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे पता लगा कि 2016 में ही उसने 2 शादियां की हैं, कई मर्दों से उसके संबंध रहे हैं। और अक्सर हर 2 साल में एक मोडस ऑपरेंडी होता है। मोडस ऑपरेंडी जो क्राइम की भाषा में ये कहते हैं कि जो आदतन जो अपराधी होते हैं वो एक ही तरीके के क्राइम को बार बार दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए उस चीज़ को दोबारा करते हैं और उसकी उन्हें आदत लग जाती है। अब यहाँ पर जो ज्योति है हर 2 साल में अपना मर्द बदलती है। उन मर्दों पर ये फेक रेप, मारपीट का केस और यहाँ तक कि दहेज उत्पीड़न के मामले भी लगाकर उन्हें छोड़ देती है। अभी जो खेल है हर 2 साल में रिपीट मोड में चलता जा रहा है। मर्द बदलते जा रहे हैं लेकिन जो दुल्हन है वो वही रह रही है। अब इसके बाद जब आखिर में जब उसे पता लगा कि जो आखिरी पति है उनका नाम अमोल गोयल है, उन्हीं की बच्ची है जिसकी बच्ची को सास घर पर लेकर आई है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो सूरज है वो अपनी बीवी से कहता है कि देखो तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, तुम्हारे जितने भी शादी के फोटोग्राफ्स थे, तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो, मेरे पास हर चीज़ का एक्सेस मिल चुका है। तुम्हारे फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स है, तुम्हारे फोटोज़ हैं, तुम्हारे जो तलाक के डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी तो तुम मर्दों को फंसाने का जो काम कर रही हो ना, ये मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब ये जो ज्योति है, ज्योति भाग जाती है। जिस तरीके से गर्म पानी डालने के बाद भाग जाती है, ज्योति क्या करती है उसके बाद, ज्योति अपने पति को, या जो अभी एक्स हस्बैंड है जिसको जलाने की उसने कोशिश की है, सोचिए जो औरत है कितनी शातिर है, वो चुपचाप फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर अपने पति के व्हाट्सएप पे भेजती है और कहती है कि बाबू मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अब तक जितने भी मर्दों से शादी की है तुमने ही मुझसे सच्चा प्यार किया है, बाकी मर्दों ने तो मेरे साथ टाइम पास किया, मेरे साथ खेला है, लेकिन तुम ही हो जो मुझसे सच्चा प्यार करते हो। अब एक बार फिर मौका था ज्योति का कि सूरज फिर से फंस जाए उसकी जाल में, लेकिन इस बार सूरज सचेत था। पहले उसे पता लग चुका था कि ज्योति का सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करने का तरीका है, उसकी बातों में नहीं आना है। लेकिन वो बार बार रोते हुए कई वीडियोस अपने भेज रही थी और चाहती थी कि सूरज उसकी बातों में आकर उसे फिर से एक्सेप्ट कर ले। एक ऐसी औरत जिसने उसे मारने की कोशिश की है, वो रो रो कर कह रही कि मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। इसके बाद उसने आगे ये भी कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए जेल में जाने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो, इसके बाद मैं जेल में चली जाऊंगी। अब यहाँ पर ज्योति को ये लग रहा था कि अगर सूरज बातें मान लेता है, सूरज उसे एक्सेप्ट कर लेता है, एक बार के लिए वो जेल में चली जाएगी, महीना 2 महीना रहेगी, फिर से सूरज को मना लेगी और दोबारा जेल से बाहर आकर सूरज के साथ रहने लगेगी। लेकिन इस बार सूरज टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि बहुत हो गया खेल, इस औरत को इसे बताना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें गलत कर रही हैं। यहाँ पर एक के बाद एक कई वीडियोस आए जा रहे हैं, लेकिन सूरज ये सारी चीज़ें तो पुलिस को बताता है, दिखलाता है,
पुलिस अब तक उनके हाथ में कुछ लग ही नहीं पाता, पुलिस इस औरत तक पहुंच ही नहीं पाती है। वही दिल्ली पुलिस जो अपने आप को स्मार्ट पुलिस कहती है, वही दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमारी नज़र कोने कोने पर है दिल्ली के, लेकिन वही दिल्ली पुलिस जब इस औरत को नहीं पकड़ पाती तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि इसने झूठे रेप केस लगाए हैं, मारपीट के केस लगाए हैं, एक अपने पति को मारने की कोशिश की है, और साथ ही जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तब जो सूरज है, जितने भी मीडिया वाले गए उन्होंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो सूरज ने कहा कि देखिए मेरी बीवी जितनी कल्प्रिट है उससे ज़्यादा तो मेरी सास भी कल्प्रिट है। कल्प्रिट से कहने का ना दोषी, क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए जो मेरी जो सास है वो सास भी कम नहीं है, क्योंकि जितने भी वीडियोज़ आए हैं उसमें जो ज्योति उसने ये कहा है कि जो उनकी माता जी हैं, मतलब जो ज्योति की माँ है वो उनकी सौतीली बेटी हैं। वो 2 बहनें हैं, जो पहली बहन थी माँ उससे ज़्यादा प्यार करती थी और इसे ज्योति को कहती थी कि तुम्हें मर्दों को फंसाना है। ये जो मैं सारी चीज़ें कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सूरज ने कई मीडिया संस्थानों को ये सारी चीज़ें बताई हैं और सबूत पेश किए हैं कि किस तरीके से ज्योति की माँ और खुद सूरज के सास किस तरीके से आपस में घुल मिलकर ये पूरा रैकेट चलाते थे मर्दों को फंसाने का। और बाकायदा सूरज को भी कई बार धमकी दी गई और कहा गया कि हमारी तो पुलिस में अच्छी खासी सेटिंग है, तुम अपना समझ लो कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है। अब ये सारी चीज़ें बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके सूरज को भेजी जा रही हैं ज्योति की तरह। ज्योति यहाँ पर चाहती थी किसी तरीके से सूरज मान जाए, और यहाँ पर जब सवाल उठाया गया सूरज के द्वारा कि उनके सास पर, तब भी पुलिस ने कुछ खास एक्शन लिया नहीं है। इसके बाद कई मीडिया वाले जाकर उनकी सास से पूछते हैं, या कहें जो ज्योति की माँ है उनसे पूछते हैं, तो क्या चीज़ें पता लगती हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जब आपकी बेटी की कितनी शादी है तो कहती कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तो अपने में ही रहती थी, उसकी दिन दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, वो अपने खर्चे खुद ही करती थी, किससे क्या कर रही है हमें क्या पता। लेकिन याद रखिए जब इस लड़के से शादी हो रही थी, सूरज से शादी हो रही थी, तो इस आर्य समाज में मंदिर में सिर्फ और सिर्फ ज्योति के घर वाले मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि अपने घर वालों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना लो, नहीं तो हम खुद बता देंगे। यहाँ पर कुछ महीनों के डर के बाद जब सूरज ने सारी कहानी अपने घर वालों को बताई तब जाके एक्सेप्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से ज्योति की माँ कह रही कि हमें नहीं पता हमारी बेटी किस तरीके की बदचलन औरत है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कहानी कुछ और निकलती है। अब पूछा गया कि क्या आपने अपनी बेटी को जायदाद से बेदखल किया था। इस पर माँ गोलमोल जवाब देती है, ठीक से जवाब नहीं दे पाती है। खैर ये तो उनके अंदरूनी मामला था फैमिली का, लेकिन उस अंदरूनी मामले की वजह से जब कई जिंदगियां तबाह होती हैं तब सवाल बनता है। अब जिस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि जो बेटी है जब उसे खौलता पानी उसने उसमें फेंका था, बगल में बेटी सो रही थी, उसका क्या हुआ। एक बेटी को जो उसकी सास लेकर आई थी उसका क्या हुआ। तो याद रखिए ये जो सूरज है जलने के बाद जिसके ऊपर गर्म पानी और मिर्चा डाल दिया गया हो, वो अभी भी ये कह रहा है कि मैं इन दोनों बच्चियों को अपने साथ ही रखूंगा। खैर इसकी माँ से छोड़कर चली गई है, मैं इन बच्चों को उतना ही प्यार दूंगा जितना एक माँ बाप दे सकते हैं। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। अब ज्योति की जो कर्म कांड है वो किसी से छुपे नहीं है। अब इस कर्म कांड की जब जानकारी पुलिस तक पहुंचेगी, खाकी वालों तक पहुंचेगी, तो खाकी फिर छोड़ेगी नहीं, और इसी डर की वजह से मैडम थाने के अंदर ही नहीं आना चाहती हैं। जब कई मीडिया वालों ने डीसीपी से बातचीत की, डीसीपी सचिन शर्मा जी कहते हैं कि हम तलाशी अभियान कर रहे हैं, जहां पर कहीं भी मैडम छुपी होंगी, हमें उन्हें छुपे होने का शक है, वहां पर तलाशी अभियान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारी दरख्वास्त है दिल्ली पुलिस से कि थोड़ा सा जल्दी दिखाइए, क्योंकि अगर ये मोहतरमा किसी और मर्द को फंसाकर अपने चंगुल में कुछ इसी तरीके से फंसा के निकल जाएंगी तो पकड़ में नहीं आएंगी। और जिस तरीके से काम कर रही हैं वो आप किसी से भी छुपा नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये अगला डोरबेल अगर जिसका भी बजाएंगी वो मर्द इसके चंगुल में फंसेगा और कभी भी उस दलदल से बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहां पर तो सचिन को मारने की पूरी साजिश जिस तरीके से उसकी फेल हुई, नहीं तो ये पूरा मामला कहीं बाहर आ ही नहीं पाता कि एक जल्लाद बीवी अपने बच्चों को छोड़कर अपने पति को जलाकर कैसे मौका वारदात से भाग जाती है और पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करती है कि मेरे पति ही मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। अब इस केस में जिस तरीके से बीवी ने पति के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, इस पे भी अगर आप सोचेंगे कानून में कोई सख्त कानून होगा मर्दों के लिए, तो ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ पे अगर मर्द अगर वही सारी चीज़ें करता तो उस पर कई तरह की धाराएं लग जाती, लेकिन यहाँ पर औरत होने का उसे फ़ायदा उठाया। उसे ये भी पता था कि औरत होने की वजह से पूरा सिस्टम उसके साथ रहेगा, कोई भी मर्दों की बातों पर इजीली विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बंद कमरे के अंदर मियाँ बीवी के बीच में जो भी कुछ होता है बाहर सिर्फ और सिर्फ मियाँ को ही पकड़ा जाता है, क्योंकि बीवी की जो गवाही है
वही सच मानी जाती है। तो इस केस में जिस तरीके से ज्योति ने अपने पति को फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब इस पूरे मामले में ज्योति खुद फंसते हुए नजर आ रही है, पुलिस से भागती हुई नजर आ रही है। 3 महीने हो चुके हैं, 90 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, वो अभी भी दिल्ली पुलिस के चंगुल से बाहर है। लेकिन चलते चलते आप सबसे दरखास्त है कि डिकोडिंग क्राइम अगर मैं आपको इन्वेस्टिगेशन स्टोरी सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी स्टोरीज आप जानना चाहते हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम उजागर करें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी ऐसी कहानी सुनना पसंद करेंगे, ऐसी इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज सुनना पसंद करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए, हम उसे पढ़ेंगे और आप तक कोशिश करेंगे कि उस टाइप की कहानी आप तक पहुंचाएं। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, साथ में क्राइम तक।